स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी में आधुनिक काल में द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारी द्विवेदी युग की अंतिम क्लास बेटा। इसके बाद छायावादी युग स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों की भेद मांग पे हमने, और क्योंकि एग्जाम भी आने वाला है, क्लास को 50 प्रश्नों का कर दिया। ये क्लास आपकी 30 प्रश्न की है क्योंकि भारतीय हिंदू युग के कुछ प्रश्न छूट गए थे जो हमने इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिए हैं। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कहते हैं, हरिओद कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है। यानी कि हरिओद जी का जो रचना है कौन सी, काव्य उपवन, उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है। 4 विकल्प हैं, ए 1907, बी 1899, सी 1909 और डी 1917। तो बेटा हरिओद के काव्य उपवन का प्रकाशन वर्ष 1909। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 2, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ए कविता कौमुदी, बी उद्धव चरित, सी प्रियवास और डी लोकायतन। तो बेटा खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ठीक है, इसे मैं प्रियवास बोल देती हूँ कभी कभी बेटा, ये प्रिय प्रवास है। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 3, प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ है। यानी कि जो प्रिय प्रवास था उसका जो प्रथम प्रकाशन था वो किस वर्ष हुआ था। 4 विकल्प हैं, ए 1865, बी 1914, सी 1920 और डी 1922 में। तो बेटा प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन वर्ष जो था वो था 1914। बी विकल्प आपका एकदम सही है। प्रश्न संख्या 4, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य है। ए कामायनी, बी प्रिय प्रवास, सी कुरुक्षेत्र और डी साकेत। तो बेटा हरिओद जी का जो प्रसिद्ध महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है ये। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। 4 विकल्प है, ए 17, बी 19, सी 21 और डी 23। तो बेटा हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की जो संख्या वो कितनी है, 17। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। हम जल्दी जल्दी कराएंगे आपको। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। 4 विकल्प है, ए सिद्धराज, बी जय भारत, सी हिडिंबा और डी कृषक क्रंदन। तो बेटा जो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है वो है कृषक क्रंदन। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 7, अब ये क्या कह रहे हैं, निम्न में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। 4 विकल्प है, पंचवटी, बी रेणुका, सी यशोधरा और डी साकेत। तो बेटा जो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है वो है रेणुका। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 8 ये कहते हैं, इसमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। 4 विकल्प है, ए भारत भारती, बी जयद्रथ वध, सी प्रेम पथिक और डी यशोधरा। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है बेटा प्रेम पथिक। किसकी है, जयशंकर प्रसाद। ये आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये कई बार ये रचना आ चुकी है एग्जाम में। प्रश्न संख्या 9, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है। ए वन वैभव, बी शक्ति, सी वक संहार और डी सोरंद्री। तो बेटा मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं जो महाभारत से संबंधित नहीं है वो शक्ति, बाकी तीनों रचनाएं महाभारत से संबंधित है। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 10, अब ये क्या कह रहे हैं, रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग। ए साकेत यशोधरा जय भारत द्वापर, बी साकेत जय भारत द्वापर यशोधरा, सी साकेत यशोधरा द्वापर जय भारत और डी साकेत द्वापर यशोधरा और जय भारत। तो बेटा इसका सही आंसर है आपका सी, साकेत यशोधरा द्वापर और जय भारत। ठीक है बेटा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए प्रश्न संख्या 11, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है। जयद्रथ वध किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने। और वो कह रहे हैं ये क्या है, ए महाकाव्य है, बी प्रबंध काव्य है, सी खंड काव्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये एक खंड काव्य है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। ठीक है बेटा, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। ए जय भारत, बी ए जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, बी भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत, सी भारत भारती, जय भारत, साकेत, यशोधरा और डी यशोधरा, साकेत, भारत भारती, जय भारत। तो बेटा प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में जो सबसे पहले उसके बाद में है
तो वो है आंसर बी आपका सही। सबसे पहले भारत भारती थी, फिर साकेत थी, फिर यशोधरा, फिर जय भारत। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 13। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बेटा साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? ए षष्ठ, बी सप्त, सी अष्ट और डी नौ। तो बेटा साकेत महाकाव्य को सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है वो है आपका नवम सर्ग, नौवां सर्ग। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 14। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? ठीक है, साकेत की कथा किसके ऊपर लिखी है, इसका संबंध मुख्य किससे है? ए राम और सीता के, बी लक्ष्मण और उर्मिला के, सी भरत और मांडवी के और डी लक्ष्मण और सीता के। तो बेटा साकेत की जो कथा है वो मुख्य रूप से लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए की गई थी। प्रश्न संख्या 15। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए राम कथा का चित्रण, बी देश प्रेम, सी रहस्य का वर्णन और डी उर्मिला का महत्व। तो बेटा देखिए मैथिली शरण गुप्त की जो ये साकेत है इसका वर्णन रहा है उर्मिला का महत्व, क्योंकि पूरी रामायण में सबने भरत को भी महान बता दिया, राम को भी महान बता दिया, सीता को भी महान बता दिया, लक्ष्मण को भी महान बता दिया था, क्योंकि लक्ष्मण किसके साथ गए थे? अपने भाई के साथ वनवास चले गए थे बिना किसी लोभ लालच के। लेकिन उर्मिला जो तभी विवाह के आई थी और इतने बड़े ससुराल में जिसे कोई नहीं जानता था, उसे कौन जानती थी? वो सिर्फ किसे जानती थी? लक्ष्मण को जानती थी। उसकी बहनें भी थी उसके साथ, लेकिन अगर पति चला जाए बाहर तो हमारे हिंदू समाज में स्त्रियों का क्या हाल होता है वो आप जानते ही हैं, अकेली को छोड़ के चला जाए। तो जो उर्मिला थी उसके चरित्र को किसी ने भी नहीं दर्शाया था। तो जो ये थे मैथिली शरण गुप्त जी, इन्होंने इतना साहस दिखाया कि इन्होंने साकेत के माध्यम से उर्मिला के चरित्र का प्रदर्शन किया। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक से में प्रतिष्ठित किया है। देखिए मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को, ठीक है, निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। ए भारत भारती में, बी रंग में भंग, सी द्वापर और डी साकेत। तो किसमें किया है बेटा? साकेत में किया है। किसके? उर्मिला के उपेक्षित पात्र को। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? ए वैदेही वनवास, बी भारत भारती, सी उद्धव शतक और डी आंसू। तो बेटा आंसू नहीं है। आंसू किसकी है? छायावाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? ए वैदेही वनवास, बी भारत भारती, सी उद्धव शतक और डी आंसू। तो कौन सी है बेटा? डी आंसू। देखिए बेटा जब हम आपको वीडियो सुबह शाम में डालते हैं, ये थोड़ा जल्दी डाल देते हैं तो आप लोग देख नहीं पाते हो, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम 50-50 क्वेश्चन की क्लास लेंगे और आपको 24 घंटे में एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ अब आप पूरी और सही से वीडियो देखेंगे। अभी तसल्ली रखिए, अभी एग्जाम की डेट शीट नहीं आई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19, इसलिए अच्छे से करते चलिए। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं? ए श्रीधर पाठक, बी हरिओद, सी मैथिली शरण गुप्त और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधित्व कवि है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की पंक्तियां हैं? ए साम नारायण पांडे, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी दिनकर। तो बेटा किसकी पंक्तियां? ये है मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां। चलिए हमने आपको बताया था कि भारतेंदु युग के जो 2-4 क्वेश्चन रह गए थे उस पीपीटी में आने से, उस क्लास में आने से, वो हमने इस क्लास में एंडिंग में ले दिए। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका पूरा हो जाएगा द्विवेदी युग और भारतेंदु युग। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। ए बाल कृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी प्रेमचंद और डी ठाकुर जगमोहन सिंह। तो बेटा प्रेमचंद भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 22। भारतेंदु ने अपने बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था? तो बेटा भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? वो दिया था 1804 विकल्प है। ए 1880, बी 1874, सी 1884 और डी 1882। तो बेटा वो दिया था 1884 में। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? 4 विकल्प में भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावादी युग और डी प्रगतिवादी युग। तो बेटा समस्या पूर्ति रही है भारतेंदु युग की विशेषता। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 24। अब ये कहते हैं भारतेंदु युग के नाटककार हैं। ए
श्रीनिवास दास, बी प्रसाद, सी हरिकृष्ण प्रेमी और डी वृंदावन लाल वर्मा। तो बेटा भारतेंदु युग के नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 25, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग से दीक्षित था? 4 विकल्प हैं, ए बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रेमघन और डी प्रताप नारायण मिश्र। तो बेटा भारतेंदु युग का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किससे? पुष्टि मार्ग से दीक्षित थे। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है? ये कह रहे हैं इनमें से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है? ए प्रेम सागर, बी लाल चंद्रिका, सी रानी केतकी की कहानी और डी नासोकेत पाख्यान। तो बेटा देखिए प्रेम सागर और लाल चंद्रिका लिखे लल्लू लाल ने, तो इनका तो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध था, और ये नासिकेत उपाख्यान लिखा सदल मिश्र ने। तो बेटा सदल मिश्र और लल्लू लाल दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या थे? भाषा मुंशी थे। रानी केतकी की कहानी ये लिखी किसने? इंसाअल्लाह खां ने। तो सी है जो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे, क्योंकि इंसाअल्लाह खां का दूर दूर तक भी फोर्ट विलियम कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। ठीक है बेटा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 27, अब ये क्या कहते हैं? गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं। 4 विकल्प है, ए रामचंद्र शुक्ल, बी गोविंद नारायण मिश्र, सी बद्रीनाथ भट्ट और डी बद्री नारायण चौधरी। तो बेटा गद्य रचना को एक कला के रूप में समझने वाले लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 28, ये कहते हैं ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी मुक्ति बोध। तो बेटा ये ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य किसकी है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 29, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। 4 विकल्प है, ए अर्थशास्त्र की भूमिका, बी आर्थिक व्यवस्था, सी भारतीय अर्थनीति और डी संपत्ति शास्त्र। तो बेटा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र क्या है? संपत्ति शास्त्र। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। और ये अंतिम प्रश्न है आपका, हरियोधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है। 4 विकल्प हैं, 1907, बी 1999, सी 1909 और डी 1917। तो बेटा प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1909। सी विकल्प बिल्कुल सही है। हमने आपको पूरे 30 प्रश्न करा दिए हैं। आपका द्विवेदी युग समाप्त हो चुका है। हम आपके सभी युग ऐसे ही समाप्त कर देंगे एग्जाम से बहुत पहले। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, नमस्कार।